अस्सलाम वालेकुम। आज सेकेंड ईयर फेज़ के पास पेपर्स में 2011 के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 जो है वो पहला न्यूमेरिकल था। ए 200 ग्राम पीस ऑफ मेटल इज़ हीटेड टू 150 डिग्री सेल्सियस। इसमें 200 ग्राम का एक पीस ऑफ मेटल है जिसे हमने हीट करा, और हीट करा तो 150 डिग्री सेल्सियस तक हमने उसे हीट करा, और फिर उसे ड्रॉप कर दिया एक एल्यूमिनियम के कैलोरीमीटर में। कैलोरीमीटर का मास 500 ग्राम है, और उसमें 500 ग्राम पानी पहले से मौजूद था इनिशियली एट 25 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल, स्पेसिफिक हीट गिवन है मेटल की, स्पेसिफिक हीट एल्यूमिनियम की गिवन है, और स्पेसिफिक हीट गिवन है वाटर की। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ। बात ये कि पहले हमने जो मेटल का पीस था उसको हमने अच्छा खासा हीटअप कर लिया, यानी कि उसको कितना दे दिया, ये जो पीस ऑफ मेटल है इसका टेम्परेचर हमने कर दिया 150 डिग्री सेल्सियस। फिर हमने क्या करा, हमने उसको ड्रॉप कर दिया एक एल्यूमिनियम के बने हुए, ये जो है ना एल्यूमिनियम का बना हुआ फॉर एग्जांपल कैलोरीमीटर है, और उसी कैलोरीमीटर के अंदर पानी भरा हुआ है। तो कैलोरीमीटर 500 ग्राम का है और पानी भी 500 ग्राम ही भरा हुआ है। तो फिर क्या होगा, अच्छा इनिशियली जो वाटर है, ये जो वाटर है और कैलोरीमीटर दोनों का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे था, लेकिन जब जाहिर सी बात है 150 डिग्री सेल्सियस वाला मेटल पीस हम इसमें डिप करेंगे तो क्या होगा कि हीट जो है वो यहाँ से निकल कर पानी और कैलोरीमीटर की तरफ जाएगी। तो नतीजे में ऐसा होगा कि फाइनली कोई इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आएगा जब तक हीट ट्रांसफ़र होती रहेगी मेटल से पानी और कैलोरीमीटर की तरफ, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, यानी कि इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, और हमें वही फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पता करना है। तो हमारी बुक की एक सॉल्व एग्जाम्पल है, बिल्कुल उसी तरह का है, थोड़े से चेंजेस के साथ। ये न्यूमेरिकल मास ऑफ मेटल को एम का नाम दे दिया 200 ग्राम डिवाइड बाय 1000 0.2 kg। मास ऑफ कैलोरीमीटर MC कर दिया 500 ग्राम डिवाइड बाय 1000 0.5 kg। मास ऑफ वाटर MW 500 ग्राम डिवाइड बाय 1000 0.5 kg। इनिशियल टेम्परेचर मेटल का 150 डिग्री सेल्सियस था, और पानी और कैलोरीमीटर का तो सेम था, तो उसको TI यानी कि इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर कर दिया 25 डिग्री सेल्सियस। और फाइनल टेम्परेचर दोनों का ही मालूम करना है तो TF कर दिया, क्योंकि वो दोनों का सेम ही होगा। बाकी स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल CM है, एल्यूमिनियम की कैलोरीमीटर है तो CC कर दिया उसको, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कर दिया CW। तो मेन जो यहाँ पे लॉ इस्तेमाल होगा वो होगा लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज के मुताबिक कितनी हीट लॉस की होगी उस मेटल ने, उतनी हीट टोटल जो हीट लॉस करेगा मेटल वही हो जाएगा हीट गेन बाय वाटर प्लस कैलोरीमीटर, यानी कैलोरीमीटर और वाटर की हीट मिलाकर जो हीट दोनों गेन करेंगे वही एक्चुअली मेटल ने लॉस की होगी। और हीट का फॉर्मूला डेल्टा क्यू इज इक्वल टू MC डेल्टा टी, ये हमने निकाला स्पेसिफिक हीट के फॉर्मूले से। सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू MC डेल्टा टी, यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है हीट की जगह। अब यहाँ पे लिखा हुआ है हीट लॉस्ट बाय मेटल, तो मेटल के लिए मास ऑफ मेटल, स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल, और फिर डेल्टा टी का मतलब कितना टेम्परेचर में चेंज आएगा, तो इनिशियल टेम्परेचर मेटल का TIM था, और फाइनल क्या होगा, फाइनल होगा TF। तो हमने ये फॉर्मूला बना दिया हीट लॉस्ट बाय मेटल। अब आ रहा है यहाँ पे कैलोरीमीटर के लिए, ठीक है। तो ये आ गया, फॉर एग्जांपल पहले वाटर के लिए लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा MW मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और यकीनन पानी का फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा होगा क्योंकि वो कोल्डर था, तो हीट उसमें ट्रांसफर होगी, तो इस वजह से TF माइनस जो भी उसका इनिशियल टेम्परेचर था TIC। इसी तरीके से आप कैलोरीमीटर के लिए लिख देते हैं, तो MC मास ऑफ कैलोरीमीटर, CC स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर, और उसका भी ज़्यादा हो जाएगा फाइनल, तो TF माइनस TIC। और क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम होगा पानी का और कैलोरीमीटर का, इस वजह से दोनों का मैंने नाम दे दिया है TIC, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर। नाउ वैल्यूज पुट करते हैं। MM 0.2 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल 128.1, और इनिशियल टेम्परेचर था मेटल का 150 माइनस TF। अच्छा मास ऑफ वाटर आ गया, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आ गई 4200, और इनिशियल टेम्परेचर आ गया 25 MC यानी कि 0.5 CC 903 जो कि गिवन है, और फिर फाइनल टेम्परेचर नहीं पता और इनिशियल हमें पता है कैलोरीमीटर का भी 25 डिग्री सेल्सियस था। सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के 25.62 आएगा, और यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर हमने TF माइनस 25 को कॉमन ले लिया, जो कि पहले भी लिया जा सकता था, फिलहाल अभी हमने कॉमन ले लिया। सो TF माइनस 25 कॉमन, यहाँ पे आ गया 0.5 इंटू 4200, ये आ जाएगा 2100, और 0.5 इंटू 903 ये आ जाएगा 451.5। तो इन दोनों को तो ऐड करेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 150 से तो ये आ जाएगा 3843, और जब मल्टीप्लाई कराएंगे इसी को TF से तो ये आ जाएगा 25.62 TF, और सिमिलरली यहाँ पे दोनों को ऐड करा तो ये आ गया 2551.5। और अब यहाँ पे भी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे,
यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 2551.5 TF और जो दूसरी वैल्यू थी उसे मल्टीप्लाई करा के 63787.5 TF वाली वैल्यूज एक तरफ, बाकी नंबर्स एक तरफ। रीअरेंज करा, ये आ गई दोनों TF वाली वैल्यूज जिनको हम आपस में ऐड करेंगे, ये आ गई विदाउट TF वाली वैल्यूज इनको भी ऐड करेंगे। ये ऐड करके आ गया इतनी वैल्यू 67630.5 और यहाँ पे आ गया 2577.12 और फिर TF की वैल्यू के लिए ये वैल्यू इस तरफ डिवाइड होगी। सो इस वैल्यू को इसे डिवाइड कराएंगे, आंसर आ जाएगा 26.2। तो यकीनन टेम्परेचर 25 से बढ़ के हो जाएगा 26.2 कैलोरीमीटर और वाटर और मेटल का कम होके 150 से 26.2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7, एक पार्टिकल है, उसका मास है 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम और चार्ज है 1.6 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम। उसको मोशनलेस हमने रखा दो हॉरिजॉन्टल मेटल प्लेट्स के दरमियान में, तो वोल्टेज अप्लाई करा 6 एक्सपोनेंट माइनस 9 वोल्ट। हमें दोनों प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। चैप्टर नंबर 12 का न्यूमेरिकल है। सो इस तरीके की दो मेटल प्लेट्स हैं, फॉर एग्जांपल दरमियान में हमने एक चार्ज रख दिया, पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, अभी हमने क्या रखना है, उसको मोशनलेस रखना है। तो देखो मोशनलेस रखने के लिए हमने क्या करा, वेट तो से नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा होगा, तो ये आ गई वेट की डायरेक्शन। हमने क्या करा, हमने ऊपर नेगेटिव प्लेट लगा दी, नीचे पॉजिटिव, ताकि पॉजिटिव की रिपल्जन और नेगेटिव की अट्रैक्शन, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो ऊपर की जानिब एक्ट करे। तो अगर मोशनलेस है तो ये बात कंफर्म है, वेट और एफ एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। और इस सवाल का मेन जो है वो यही स्टेप है कि आपने वेट को और एफ को दोनों को बराबर रखना है। सो मास ऑफ पार्टिकल 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27, चार्ज ऑन पार्टिकल 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, वोल्टेज अप्लाई करा है 6 एक्सपोनेंट माइनस 9 और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, यानी कि दोनों जो प्लेट्स हमने लगाई हैं उनके दरमियान का डिस्टेंस पता करना है। फॉर एग्जांपल उसको हमने शो कर दिया डी से। सो सोल्यूशन में इसी कंडीशन से स्टार्ट करेंगे। एफ बराबर होना चाहिए डब्ल्यू के। सो डब्ल्यू तो पता है mg के बराबर होता है और एफ बराबर होता है q इंटू ई के, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। बट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमें नहीं पता, लेकिन उसका एक फॉर्मूला जरूर पता है जिससे वोल्टेज आता है। सो वोल्टेज इज इक्वल टू ई इंटू डी। सो ई की वैल्यू निकालेंगे तो वी अपॉन डी के बराबर आ जाएगा, और वी अपॉन डी के बराबर आएगा तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, क्यू अपनी जगह पे एज इट इज, ई की जगह पे आ गया वी ओवर डी, और बाकी यहाँ पे एम जी एज इट इज लिखा हुआ है ना। अब तो सिर्फ हमें रीअरेंज करना है, डी दूसरी तरफ जाएगा, एम जी इस तरफ आ जाएगा। सो डी आ जाएगा क्यू वी डिवाइड बाई एम जी। चार्ज भी पता है, वोल्टेज भी पता है, एम भी पता है और जी भी पता है। सारी वैल्यूज पुट करेंगे। डी यानी कि डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स 0.058 मीटर आ जाएगा, जिसको आप सेंटीमीटर मिलीमीटर में चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो, बट फिलहाल डिस्टेंस बिटवीन प्लेट 0.058 मीटर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए, एक ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है जो कि ऑपरेट कर रहा है 50 हर्ट्ज पर, और उसके जो कॉइल्स हैं 200 टर्न्स हैं। व्हाइल द कॉइल हैज एन एरिया ऑफ 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, कितनी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें टू रोटेट द कॉइल टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम वोल्टेज 240 वोल्ट, कि वो इतना वोल्टेज प्रोड्यूस कर दे। सो न्यूमेरिकल पढ़ते ही समझ जाओ, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, एरिया ऑफ कॉइल जो है वो यहाँ पे 120 है, 500 नहीं है, 120, और उसी 120 के जो हम डिवाइड कराएंगे दो मरतबा 100 से, क्योंकि सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो दो मरतबा डिवाइड कराने पर 120 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 100 ये आ जाएगा 0.012 मीटर स्क्वायर। और नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल n इज इक्वल टू 200। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है और मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो कि ई नॉट होता है वो गिवन है 240 वोल्ट के बराबर। फॉर्मूला में पता है, मैक्सिमम वोल्टेज फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर ई नॉट एन ए ओमेगा बी, ठीक है। जबकि ओमेगा की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन हाँ ओमेगा का फॉर्मूला हमें पता है। ओमेगा खुद बराबर होता है 2 पाई एफ के, तो ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ पुट करेंगे। तो फिलहाल हमें बी की वैल्यू चाहिए, तो एन ए 2 पाई एफ सब इस ई नॉट के साथ जाके हो जाएंगे डिवाइड, तो बी कैलकुलेट हो जाएगा। ई नॉट की वैल्यू 240, नंबर ऑफ टर्न्स 200, एरिया 0.012, ठीक है, जो कि हमने 120 को डिवाइड करा था दो मरतबा 100 से, 2 इंटू 3.14 और फ्रीक्वेंसी थी 50। सो पूरा आंसर आ जाएगा 0.318 टेस्ला, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इतनी प्रोड्यूस, इतनी अप्लाई करेंगे तो फिर ये ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर वर्क कर सकता है। एक आयरन बार है आयरन का, और उसका एरिया गिवन है 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसका क्रॉस सेक्शन है एंड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, और उसकी जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर गिवन है। व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टेंस, हमें उसकी रेजिस्टेंस मालूम करनी है एट 500 डिग्री सेल्सियस, और हमें अल्फा
यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस गिवन है 0.0052 केल्विन इनवर्स और रेजिस्टिविटी गिवन है 11 एक्सपोनेंट 8 ओम मीटर। अब यहाँ पे एक बड़ी मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अल्फा और रेजिस्टिविटी क्योंकि गिवन है तो इसका मतलब ये है कि हमें फॉर्मूला पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, और फिर रेजिस्टेंस मालूम करनी है, डेटा भी ऐसे ही नज़र आ रहा है, और कम से कम अल्फा और रॉ से तो आप समझ ही जाओगे यहाँ पे रेजिस्टिविटी का टॉपिक और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का टॉपिक जो है ना वो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना है क्योंकि इनके कॉन्स्टेंट्स गिवन है। ठीक है ना, तो ये एक टेक्निक हो सकती है, ट्रिक हो सकती है जिसे आप याद रख सकते हो। डेटा बना लेते हैं पहले। एरिया 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, इसको डिवाइड बाय 100 कराएंगे तो 0.02, इसको डिवाइड बाय 100 कराएंगे तो 0.02, और क्योंकि एरिया मालूम करना है दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो बराबर आ जाएगा 4 एक्सपोनेंट माइनस 4 मीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ बार जिसे एल से शो करेंगे वो है 20 सेंटीमीटर, इसको भी डिवाइड बाय 100 कराएंगे ताकि मीटर्स में आए तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर्स। फिर जो चेंज इन टेम्परेचर होता है, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर जो हम चेंज मेजर करते हैं वो चेंज हम लोग मेजर करते हैं फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्योंकि चेंज 0 डिग्री सेंटीग्रेड से मेजर किया जा रहा है यानी कि जो चेंज इन टेम्परेचर है वो एक्चुअली बराबर होगा फाइनल टेम्परेचर के। ठीक है ना, तो याद रखना है इस टॉपिक के अंदर जो डेल्टा टी है एक्चुअली उसको हम सिर्फ और सिर्फ किससे शो करते हैं, उसको सिर्फ हम लोग टी से ही शो करते हैं, और वो कितना गिवन है, वो गिवन है 500 डिग्री सेल्सियस और केल्विन। क्योंकि यहाँ पे डेल्टा टी है एक्चुअली, तो ये डेल्टा टी ही है जिसका सिंबल हम टी लिखते हैं क्योंकि डिफरेंस 0 डिग्री सेल्सियस से नाप रहे हैं, इस वजह से हम डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं या केल्विन भी लिख सकते हैं। तो 500 केल्विन टेम्परेचर चेंज आ रहा है या 500 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि चेंज इन सेल्सियस बराबर होता है चेंज इन केल्विन के। और एक्चुअली मालूम क्या करना है हमें, रेजिस्टेंस मालूम करनी है टी डिग्री सेल्सियस, और टी कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, जैसे फिलहाल कितना 500 डिग्री सेल्सियस है जिसको हम शो कर देते हैं आर टी से। अच्छा, आर टी मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें एक्चुअल रेजिस्टेंस मालूम करनी पड़ेगी जिसके लिए रेजिस्टिविटी वाले टॉपिक को यूज करेंगे। सो आर इज इक्वल टू रॉ एल ओवर ए। ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस मालूम करनी है, रॉ भी गिवन है, एल भी गिवन है, ए भी गिवन है, 11 एक्सपोनेंट 8, लेंथ 0.2 और एरिया 4 एक्सपोनेंट माइनस 4, तो आंसर आ जाएगा 0.055 ओम्स। ये हमारे पास एक्चुअल रेजिस्टेंस आ गई है। अब एक्चुअल रेजिस्टेंस से किसी खास टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस मालूम करनी है तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का टॉपिक है, आर टी इज इक्वल टू आर 1 प्लस एल्फा टी होता है। आर एक्चुअल रेजिस्टेंस है जो कि हम लोग मालूम कर चुके हैं, अल्फा गिवन होता है 0.0052, और जिस टेम्परेचर पे पता करना है यानी कि 500 डिग्री सेल्सियस से पता करना है। सो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे देन मल्टीप्लाई बाय 0.055, तो आंसर आ जाएगा 0.198 ओम्स। ये होगी उस रेक्टेंगुलर बार जो कि आयरन का बना हुआ था उसकी रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री सेल्सियस। रेजिस्टेंस ऑफ बार एट 500 डिग्री सेल्सियस इज 0.198 ओम्स। Question number 2 का part 11, calculate the energy of longest wavelength radiation emitted in the Paschen series हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा के अंदर। राइटबर्ग्स कांस्टेंट गिवन है, प्लैंक्स कांस्टेंट गिवन है और स्पीड ऑफ लाइट भी गिवन है। पैशन सीरीज का मतलब क्या होता है, लेमन, बेलमर, पैशन ब्रैकेट पी फंड। सीरीज याद होगी तो पता होगा कि पैशन तीसरे सीरीज है, तो तीसरी सीरीज का मतलब उसका फाइनल ऑर्बिट हमेशा बराबर होता है 3 के, तो डायरेक्टली हम एनएफ की जगह पे पुट कर देंगे 3, और हमें मालूम करनी है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो कि होगी लैम्डा मैक्स, और उसी की एनर्जी भी पता करनी है। सो राइटबर्ग्स फार्मूला के मुताबिक 1 अपॉन लैम्डा बराबर होता है RH 1 अपॉन NF स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NI का स्क्वायर। अच्छा भाई, अब लॉन्गेस्ट का क्या मतलब है, याद रखिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है कम से कम एनर्जी, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन इनवर्स है। ठीक है ना, तो अगर लिखा हुआ है यहाँ पे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तो इसका मतलब सबसे कम एनर्जी, और सबसे कम एनर्जी पैशन सीरीज में कब इमिट हो सकती है, जब इलेक्ट्रॉन बहुत ही करीब से 3 यानी कि थर्ड ऑर्बिट में जंप करे, तो ऊपर से जाहिर सी बात है नीचे आता है, तो सबसे कम एनर्जी इमिट करने के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप करेगा, बिल्कुल एक ऊपर से जंप करेगा। तो एक ऊपर का मतलब क्या है, एक ऊपर का मतलब है 4। तो अगर जब पैशन के लिए बता रहा हूँ सिर्फ ये आपको, क्योंकि पैशन के लिए 3 है, तो याद रखिए सिंपल से लॉजिक, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए एक ऊपर वाला ऑर्बिट होता है, क्योंकि एक ऊपर वाले ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो काफी कम होती है, सबसे कम ही होती है, इस वजह से उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे NI हो जाएगा 4 के बराबर, NF की जगह पे 3 रखा, NI की जगह पे 4 रखा, और राइटबर्ग्स कांस्टेंट आ गया। ठीक है, तो 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, 1 अपॉन 9, 1 अपॉन 4 का स्क्वायर, 1 अपॉन 16, एलसीएम लेंगे 7 अपॉन 144, और क्योंकि ये आंसर 1 अपॉन लैम्डा मैक्स का आ रहा है,
सो लैम्डा मैक्स के लिए करेंगे तो रेसिप्रोकल होगा 144 ऊपर और ये वाली वैल्यू नीचे 1.87 एक्सपोनेंट -6 मीटर्स के बराबर मैक्सिमम वेवलेंथ आ गई। नाउ एनर्जी मालूम करनी है। अच्छा एनर्जी वैसे मिनिमम होगी लेकिन यहाँ पे ई मैक्स मैंने इस वजह से लिखा है, आप याद रखिए लैम्डा मैक्स की निस्बत से, यानी कि वो एनर्जी जिस पर वेवलेंथ मैक्सिमम होती है उससे ई मैक्स लिखा है। हरगिज जहन में मत बैठा लेना कि यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी की बात करना है भाई, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब मिनिमम एनर्जी होता है, लेकिन ई मैक्स यहाँ पे अगर लिखा है तो वो इस बात को शो कर रहा है कि लैम्डा मैक्स की एनर्जी इस वजह से ई मैक्स है, हालांकि उसका अमाउंट कम ही होगा, तो ये मिनिमम होगी, कम से कम होगी, बट लैम्डा मैक्स की वजह से यहाँ पे ई मैक्स लिखा है मैंने। सो एच सी और लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कुछ कैलकुलेट करा हम लोगों ने, तो आंसर आ जाएगा 1.06 10⁻⁻19 जूल। क्योंकि बहुत छोटा आंसर है तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कराते हैं 1.6 एक्सपोनेंट -19 से, आंसर आ जाएगा 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं, 1.87 एक्सपोनेंट -6 मीटर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है और उसी की एनर्जी है 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। What will be the velocity and momentum of a particle whose rest mass is m naught and kinetic energy is equal to twice of its rest mass energy? वेलोसिटी और मोमेंटम पता करना है एक पार्टिकल का जिसका रेस्ट मास m नॉट है और काइनेटिक एनर्जी ट्वाइस है उसके रेस्ट मास एनर्जी के। ऐसे ही क्वेश्चन हमारी बुक में भी है बट ट्वाइस नहीं लिखा हुआ, वहाँ पे सिर्फ इक्वल लिखा हुआ है। बहरहाल थोड़े से चेंज के साथ सॉल्व तो वैसे ही होगा। रेस्ट मास m नॉट के बराबर है, काइनेटिक एनर्जी ट्वाइस ऑफ रेस्ट मास एनर्जी जिसे हम ई नॉट से शो करते हैं उसके बराबर है, और बाकी v हमें मालूम करना है और p यानी कि मोमेंटम मालूम करना है। तो हमें मालूम है कि टोटल एनर्जी बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में रेस्ट मास एनर्जी को ऐड कर दें तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। अब गिवन क्या है, गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर है ट्वाइस ऑफ ई नॉट के, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हम ट्वाइस ऑफ ई नॉट पुट कर सकते हैं, तो 2 ई नॉट प्लस 1 ई नॉट ये हो जाएगा 3 ई नॉट। अच्छा जी, अब आइंस्टाइंस की मास एनर्जी रिलेशन ई बराबर होता है एम सी स्क्वायर के और ई नॉट बराबर होता है एम नॉट सी स्क्वायर के। ठीक है, तो पुट कर देंगे दोनों की वैल्यू, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल होगा तो हमें वैल्यू मिलेगी कि एम बराबर है थ्राइस ऑफ एम नॉट के। ठीक है जी, अब सिंप्लीफाई करने के लिए एम का फॉर्मूला पुट करेंगे। एम खुद बराबर होता है एम नॉट ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, तो एम की जगह पे एम की वैल्यू आ सकती है, तो हो जाएगा एम अपॉन एम की जगह पर आ जाएगा एम नॉट ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एम नॉट से एम नॉट कैंसिल। ठीक है, और अब क्या कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं, ये वैल्यू इधर चली जाएगी या रेसिप्रोकल कर सकते हैं और ये वैल्यू इधर आ जाएगी, तो इधर आके 3 हो जाएगा 1/3 जो कि मैंने इधर लिख दिया, और बाकी ये वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब जाहिर सी बात हमें वी चाहिए तो वो रूट के अंदर है, रूट को ख़त्म करना है, स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 या वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 माइनस 1/9 के। ठीक है, समझ लो कि ये वैल्यू इधर जाके प्लस हो गई और 1/9 इस तरफ जाकर हो गया माइनस, तो 1 माइनस 1/9 ये होता है बराबर 8/9 के, और वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 8/9 सी स्क्वायर। अब इस वैल्यू में हमें वी की वैल्यू चाहिए तो सिर्फ हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 का स्क्वायर रूट होता है 2 अंडर रूट 2। ठीक है ना, यहाँ पर जैसे ही 8 का स्क्वायर रूट आएगा तो 2 अंडर रूट 2 आएगा, और 9 का स्क्वायर रूट तो आपको पता है 3 के बराबर होता है, और सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो सिर्फ सी आ जाएगा और वी का स्क्वायर रूट भी सिर्फ वी आ जाएगा, तो बनेगा हमारे पास v इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 ओवर 3 इंटू सी। ये आ गए हमारे पास वेलोसिटी, जिसकी मदद से अब हम निकालेंगे मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम हमें पता है कि एम नॉट वी के बराबर होता है, तो एम की जगह पे एम की वैल्यू पुट कर दी, एम नॉट एज इट इज़, और बाकी वी की जगह पे पूरी वैल्यू आ गई, पूरी वैल्यू क्या है सी, ये 2 अंडर रूट 2 ओवर 3। तो फाइनली हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा कि पार्टिकल की वेलोसिटी v जो कि 2 अंडर रूट 2 ओवर 3 सी है, और मोमेंटम जो है वो 2 अंडर रूट 2 ओवर 3 एम नॉट सी के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 13, ये काफ़ी मतलब डिफरेंट क्वेश्चन है, ऐसा हमारी बुक में है नहीं। द इनर एंड आउटर डायमीटर्स ऑफ टोरॉइड आर 22 सेंटीमीटर एंड 26, इनर कम वाला होगा 22 और आउटर बड़ा होगा 26 सेंटीमीटर। करंट पास होता है अगर 5 एम्पियर तो प्रोड्यूस होती है 0.025 मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ द वायर जो कि लपेटेंगे हम टोरॉइड बनाने के लिए। तो देखिए हमारे सामने जो है ना एक टोरॉइड है, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए 3D डायग्राम इसी वजह से रखिए कि अगर ये इसका सेंट्रल पार्ट है तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये होगा इनर रेडियस जो कि यहाँ पे R1 है।
ठीक है, तो ये कितना हो गया 22 डिवाइड बाई 2, और क्योंकि मैं रेडियस निकाल रहा हूँ, ठीक है, ये तो उन्होंने डायमीटर दिया हुआ था ना, तो ये याद रखिए मैं रेडियस निकालना चाह रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये जो इनर डायमीटर है वो यकीनन यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा, ये इनर डायमीटर कंप्लीट होगा। मैं चाह रहा हूँ कि इनर रेडियस निकाल लूँ, तो इनर रेडियस होता है सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी कि डायमीटर का हाफ, तो R1 आ जाएगा। हम क्या करेंगे इनर रेडियस के लिए, इनर डायमीटर यानी कि 22 को डिवाइड बाई 2 करेंगे, 11 सेंटीमीटर आ जाएगा, लेकिन मीटर में आंसर चाहिए, डिवाइड बाई 100 0.11 मीटर। इसी तरीके से आउटर रेडियस का मतलब क्या हो गया, आउटर रेडियस का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा पूरा वो आउटर डायमीटर होगा, और हमें आउटर रेडियस चाहिए, तो इसका हाफ करेंगे, तो 26 डिवाइड बाई 2 यानी कि 13 सेंटीमीटर, और डिवाइड बाई 100 तो 0.13 मीटर आ जाएगा। अच्छा, जो रेडियस ऑफ टॉराइड है, याद रखिए टॉराइड की मेजरमेंट जो है वो दरमियान से लेते हैं, यहाँ से। जो टॉराइड होता है, जब आप लोगों ने लेक्चर देखा होगा मेरा टॉराइड का, तो जब हमने रेडियस बनाया था तो रेडियस जो है वो यहाँ इस वाले हिस्से को देखा था हमने, यहाँ से मेजर किया था रेडियस, तो यकीनन दोनों का एवरेज निकालना पड़ेगा, R1 प्लस R2 डिवाइड बाई 2, सो इसका एवरेज आ जाएगा 0.12 मीटर के बराबर। तो अभी तक के लिए ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए थी, इनर रेडियस, आउटर रेडियस, और जो एक्चुअल रेडियस ऑफ टॉराइड है जो कि दोनों का मीन होता है। करंट है 5 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड है 0.025 टेस्ला, और लेंथ ऑफ वायर जो कि हम लपेटेंगे टॉराइड बनाने के लिए वो हमें मालूम करनी है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉराइड हमें पता है B = μ0 Ni डिवाइड बाई 2πr। लेंथ तब पता चलेगी जब हम नंबर ऑफ टर्न्स पता करेंगे, इस वजह से फिलहाल नंबर ऑफ टर्न्स मालूम करेंगे। सो नंबर ऑफ टर्न्स के लिए n को अलग करा, B × 2πr डिवाइड बाई μ0 I, वैल्यूज पुट करी, B 0.025, 2πr 0.12, और μ0 होता है 4π एक्सपोनेंट -7, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, और बाकी भी कैंसिलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेटर से वैल्यू निकालोगे आंसर आ जाएगा 3000 टन्स। तो अब फिलहाल हमें नंबर ऑफ टर्न्स तो पता है कि भाई नंबर ऑफ टर्न्स होंगे 3000। अब देखते हैं कि इन 3000 टर्न्स बनाने के लिए हमें कितना लंबा वायर इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेंथ ऑफ वायर इन वन लूप, पहले एक लूप का पता कर लेते हैं। एक लूप का मतलब जो हम इसमें लपेटेंगे ना तार इस तरीके से, जो कि पूरा और फिर यहाँ से बैक से भी यहाँ तक पहुँचेगा, ये हो जाएगा इसका एक लूप, ये एक लूप बनेगा। अच्छा, एक लूप के अंदर जो हम वायर इस्तेमाल करेंगे वो एक्चुअली होगा तो सर्किल ही, ठीक है, तो सर्किल का आपको पता है ना, सर्किल का ये जो पूरा रास्ता मैंने बनाया है रेड, इसको कहते हैं सरकमफेरेंस, और ये होता है इसका रेडियस, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है, 2π तो होता ही है, और साथ साथ आता है r। r क्या होता है, r होता है उसका रेडियस। तो अगर मुझे इस पूरे सर्किल का पता करना है तो मुझे रेडियस पता होना चाहिए, तभी मैं मालूम कर सकता हूँ कि पूरा तार कितना होगा, जो कि बनेगा सरकमफेरेंस। सो लेंथ ऑफ वायर इन वन लूप इज 2π, तो एज इट इज आ गया, जो कि सरकमफेरेंस ही निकलेगा, लेकिन यहाँ पे रेडियस आना चाहिए, रेडियस आना चाहिए इस पूरी चीज़ का। तो इस पूरी चीज़ का रेडियस होगा कितना, आप ये बात याद रखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है यानी कि बाहर वाले तक का, ये बराबर है R2 के, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है यानी कि अंदर तक का वो है R1। हमें ये वाला डिस्टेंस मालूम करना होगा, तो कैसे मालूम करेंगे, इजी बात है, हम क्या करेंगे, हम R2 में से R1 को माइनस कर देंगे तो हमें ये डिस्टेंस पता लग जाएगा, ठीक है, यानी कि हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता लग जाएगा अगर मैं माइनस कर दूं इस वाले टॉराइड में R2 में से R1, ठीक है, जिससे हमें क्या पता चलेगा, जिससे हमें पता चलेगा उसका डायमीटर। बट क्योंकि हमें इस सर्किल का जो टॉराइड पे लपेट रहा हूँ इसका रेडियस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम उसी डेल्टा R को डिवाइड करा देंगे 2 से। बात दोबारा से समझ लीजिए, हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर मालूम करना है तो कैसे मालूम कर सकते हैं, R2 में से R1 यानी कि आउटर रेडियस में से इनर रेडियस को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ जाएगा, यानी कि ये जो सर्किल में लपेट रहा हूँ इसका इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस यानी कि डायमीटर आ जाएगा, और अगर उसी का आधा कर दूं तो बन जाएगा रेडियस, और क्योंकि वो रेडियस बन जाएगा लिपटने वाले वायर का, तो फिर 2πr करके हम उस वायर की लंबाई पता कर सकते हैं जो एक लूप में आएगी। सो 2 × 3.14 डेल्टा R आएगा 0.02, जब माइनस कराएंगे R2 में से R1 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा लेंथ ऑफ वन लूप 0.0628 मीटर, ये एक लूप की आई है, और हमें 3000 टर्न्स देने हैं, तो इसी को 3000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी 188.4 मीटर्स। तो इसका मतलब इतना लंबा वायर इस्तेमाल करके हम टॉराइड बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 15, इलेक्ट्रॉन बीम है टेलीविजन पिक्चर ट्यूब में, उसको एक्सेलरेट किया गया है 10,000 वोल्ट से। व्हाट विल बी द डी ब्रोलीज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉलीज वेवलेंथ पता करनी है, सारे कॉन्स्टेंट्स गिवन है। सो पोटेंशियल डिफरेंस 10,000 है, डी ब्रॉलीज वेवलेंथ मालूम करनी है जो कि है लेमडा के बराबर। सो डी ब्रॉलीज का फॉर्मूला में पता है एच अपॉन एम वी के बराबर होता है। एच कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, प्रॉब्लम ये है कि हमें वी नहीं पता। वी मालूम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला जो जे थॉमसन वाला एक्सपेरिमेंट था उसमें ड्राइव किया था हम लोगों ने। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन v इज इक्वल टू √2 ev ओवर m। v इधर वोल्टेज है, e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो 2 इंटू ई इंटू वोल्टेज 10,000 है, डिवाइड बाई m 9.1 एक्सपोनेंट -31। सॉल्व करके 59.2 एक्सपोनेंट 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। जैसे ही v आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में h कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, v की वैल्यू मैंने अभी पुट कर दी, तो आंसर आ जाएगा 0.123 एक्सपोनेंट -10 मीटर। और -10 मीटर को हम एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं, -10 मीटर एंगस्ट्रॉम होता है। सो लैम्डा यानी कि वेवलेंथ हो जाएगी डी ब्रॉली 0.123 एंगस्ट्रॉम।